सोमवार को गंगू काम पर से बर्खास्त हुई और शनिचर तक पहुंचते पहुंचते झोपड़ी की गृहस्थी डामाडोल हो गई। माँ, बाप और बेटा, 3 जीव, खाने वाले और कमाने वाला केवल एक। गंगू काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाती और दोपहर तक बस्ती के 3-3 चक्कर काट आती। किसी से काम का पूछती तो या तो वह हंसने लगता या आसमान मंडराते बादल दिखा देता। सड़कों पर दर्जनों मजदूर दोपहर तक घूमते हुए नजर आने लगे। फिर एक दिन जब घीसू ने घर लौटकर सुना दिया कि सरकारी सड़क का काम समाप्त हो चुका है, तो घीसू और गंगो मजदूरों के स्तर से लुढ़ककर आवारा लोगों के स्तर पर आ पहुंचे। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। भरपेट खाना किसी को न मिल पाता। छोटा बालक रीसा, जो दिन भर खेलते न थकता था, अब झोपड़े के इर्द गिर्द मंडराता रहता। पति पत्नी रोज रात को झोपड़े के बाहर बैठते, झगड़ते, परामर्श करते और बात बात पर खिज उठते। फिर एक रात 1000 सोचने और भटकने के बाद घीसू के उद्गिन मन ने घर का खर्चा कम करने की तरकीब सोची। अधभरे पेट की भूख को चिलम के धुएं से शांत करते हुए बोला, रीसे को किसी काम पर लगा दे। रीसा क्या करेगा? छोटा सा तो है। छोटा है, चंगे भले आदमी का राशन खाता है। इस जैसे सब लड़के काम करते हैं। गंगो चुप रही। कमाऊ बेटा किसे अच्छा नहीं लगता, मगर रीसा अभी सड़क पर चलता भी था तो बाप का हाथ पकड़कर। वह क्या काम करेगा? पर घीसू कहता गया, इस जैसे लौंडे बूट पॉलिश करते हैं, साइकिलों की दुकानों पर काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, क्या नहीं करते। कल इसे मैं गणेशी के सुपुर्द कर दूंगा, इसे बूट पॉलिश करना सिखा देगा। गणेशी घीसू के गांव का आदमी था। इस बस्ती से एक फर्लांग दूर पुल के पास छोटी सी कोठरी में रहता था। एक छोटा सा संदूकचा कंधे पर से लटकाए गलियों के चक्कर काटता और बूटों के तलवे लगाया करता था। दूसरे दिन घीसू काम की खोज में झोपड़े में से निकलते हुए गंगो से कह गया, मैं गणेशी को रास्ते में कहता जाऊंगा, तू सूरज चढ़ने तक रीसे को उसके पास भेज देना। रीसा काम पर निकला। छोटा सा पतला शरीर, चकित उत्सुक आंखें, बदन पर एक ही कुर्ता लटकाए हुए गणेशी के घर तक पहुंचना कौन सी आसान बात थी। रास्ते में प्रकृति रीसे के मन को लुभाने के लिए जगह जगह अपना मायाजाल फैलाए बैठी थी। किसी जगह 2 लौंडे झगड़ रहे थे, उनका निपटारा करना जरूरी था। रीसा घंटा भर उन्हीं के साथ घूमता रहा। कहीं एक भैंस कीचड़ में फंसी पड़ी थी, कहीं पर एक मदारी अपने खेल दिखा रहा था। रीसा दिन भर घूम फिरकर दोपहर के वक्त हाथ में छड़ी घुमाता हुआ घर लौट आया। कह देना आसान था कि रीसा काम करे, मगर रीसे को काम में लगाना नए बैल को हल में जोतने के बराबर था। पर उधर झोपड़े में बची बचाई रसद क्षीण होती जा रही थी। दूसरे दिन घीसू से स्वयं गणेशी के सुपुर्द कराया और 5-7 आने पैसे भी पुलिस के डिब्बिया और ब्रुश के लिए दे आया। उस दिन तो रीसा जैसे हवा में उड़ता रहा। दिल्ली की नई नई गलियां घूमने को मिली, नए नए लोग देखने को मिले, चप्पे चप्पे पर आकर्षण था। रीसे की समझ में न आया कि बाप गुस्सा क्यों हो रहा था जब उसे यहाँ घूमने के लिए भेजना चाहता था। दुकानें रंग बिरंगी चीज़ों से लदी हुई और भीड़ इतनी कि रीसे का लुब्ध मन भी चकरा गया। रीसे की माँ सड़क पर आंखें गाड़े उसकी राह देख रही थी। जब रीसा अपने बोझल पांव खींचता हुआ घर पहुंचा, अपने 6 सालों के नन्हे से जीवन में वह इतना कभी नहीं चल पाया था जितना कि आज वह एक दिन में चला। मगर माँ को मिलते ही वह उसे दिन भर की देखी दिखाई सुनाने लगा और जब बाप काम पर से लौटा तो रीसा अपना ब्रश और पॉलिश के डिब्बे उठाकर भागता हुआ उसके पास जा पहुंचा। बापू, तेरा जूता पॉलिश कर दूं? सुनकर घीसू के हर वक्त तने हुए चेहरों पर भी हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। और मेरा नहीं, किसी बाबू का करना जो पैसे भी देगा। और गंगो और उसका पति अपने कमाऊ बेटे की दिनचर्या सुनते हुए कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल गए। दूसरा दिन आया। घीसू और रीसा अपने अपने काम पर निकले। 2 रोटियां एक चीथड़े में लिपटी हुई घीसू की बगल के नीचे और एक रोटी रीसे की बगल के नीचे। दोनों सड़क पर इकट्ठे उतरे और फिर अपने अपनी दिशा में जाने के लिए अलग हो गए। पर आज रीसा जब सड़क की तलाई पार करके पुल के पास पहुंचा तो गणेशी वहां पर नहीं था। थोड़ी देर तक मुंह में उंगली दबाए वह पुल पर आते जाते लोगों को देखता रहा। फिर गणेशी की तलाश में आगे निकल गया।
शहर की गलियां एक के बाद दूसरी अपना जटिल इंतजार फैलाए, जैसे रीसे के इंतजार में ही बैठी थी। एक के बाद दूसरी गली में वह बढ़ने लगा, मगर किसी में भी उसे कल का परिचित रूप नजर नहीं आया। न ही कहीं गणेशी की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर घूमने के बाद रीसा एक गली के मोड़ पर बैठ गया। अपनी पॉलिश की डब्बियाँ और ब्रश सामने रख लिए और अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगा। गणेशी की तरह उसने मुंह टेढ़ा करके पॉलिश पॉलिश का शब्द पूरी चिल्लाहट के साथ पुकारा। पहले तो अपनी आवाज़ ही सुनकर स्तंभ हो रहा, फिर निसंकोच बार बार पुकारने लगा। 5-7 मर्तबा जोर जोर से चिल्लाने पर एक बाबू, जो सामने एक दुकान की भीड़ में सौदा खरीदने के इंतजार में खड़ा था, रीसे के पास चला आया। पॉलिश करने का क्या लोगे? जो खुशी हो दे देना। रीसे ने गणेशी के वाक्य को दोहरा दिया। बाबू ने बूट उतार दिए और दुकान की भीड़ में फिर जाकर खड़ा हो गया। रीसे ने अपनी डिब्बियाँ खोली। गणेशी के वाक्य तो वह दोहरा सकता था, मगर उसकी तरह हाथ कैसे चलाता? बूट पॉलिश क्या लगी जितनी उसकी टांगों और मुंह को लगी। एक जूते पर पॉलिश लगाने में रीसे की आधी डिब्बियाँ खर्च हो गई। अभी बूट के तलवे पर पॉलिश लगाने की सोच ही रहा था कि बाबू सामने आन खड़ा हुआ। रीसे के हाथ अनजाने में ठिठक गए। बाबू ने बूटों की हालत देखी। आओ देखा न ताओ, जोर से रीसे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिससे रीसे का मुंह घूम गया। उसकी समझ में न आया कि बात क्या हुई है। गणेशी को तो किसी बाबू ने थप्पड़ नहीं मारा था। हरामजादे, काले बूटों पर लाल पॉलिश, और गुस्से में गालियां देने लगा। पास खड़े लोगों ने यह अभिनय देखा। कुछ हंसे, कुछ एक ने बाबू को समझाया, 2-1 ने रीसे को गालियां दी और उसके बाद बाबू गालियां देता हुआ बूट पहनकर चला गया। रीसा हैरान और परेशान कभी एक के मुंह की तरफ, कभी दूसरे के मुंह की तरफ देखता रहा और फिर वहां से उठकर धीरे धीरे गली के दूसरे कोने पर जाकर खड़ा हो गया। हर राह जाते बाबू से उसे डर लगने लगा। गणेशी की तरह पॉलिश चिल्लाने की उसकी हिम्मत न हुई। रीसे को माँ की याद आई और उल्टे पांव वापस हो लिया, मगर गलियों का कोई छोर किनारा न था। एक गली के अंत तक पहुंचता तो 4 गलियां और सामने आ जाती। अनगिनत गलियों में घूमने के बाद वह घबराकर रोने लगा, मगर वहाँ कौन उसके आंसू पहुँचने वाला था। एक गली के बाद दूसरी गली लांघता हुआ, कभी गणेशी की तलाश में, कभी माँ की तलाश में वह दोपहर तक घूमता रहा। बार बार रोता और बार बार स्तंभ और भयभीत चुप हो जाता। फिर शाम हुई और थोड़ी देर बाद गलियों में अंधेरा छाने लगा। एक गली के नाके पर खड़ा सिसकियाँ ले रहा था कि उस जैसे ही लड़कों का टोला वहाँ से इकट्ठा होकर उसके पास आ पहुँचा। एक छोटे से लड़के ने अपनी फटी हुई टोपी सिर पर खिसकाते हुए कहा, अबे साले, रोता क्यों है? दूसरे ने उसका बाजू पकड़ा और इसे को खींचते हुए एक बरामदे के नीचे ले गया। तीसरे ने उसे धक्का दिया। चौथे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बरामदे के एक कोने में बैठा दिया। फिर उस छोटे से लड़के ने अपने कुर्ते की जेब में थोड़ी सी मूंगफली निकालकर रीसे की झोली में डाल दी। ले साले, कभी कोई रोता भी है? हमारे साथ घूमा कर, हम भी बूट पॉलिश करते हैं। आधी रात गए नन्हा रीसा जीवन की एक पूरी मंजिल एक दिन में लांघ कर सिर के नीचे ब्रश और पॉलिश की डिब्बियाँ और एक छोटा सा चीथड़ा रखे उसी बरामदे की छत के नीचे अपनी यात्रा के नए साथियों के साथ भाग्य की गोद में सोया पड़ा था। उधर झोपड़े के अंदर लेटे लेटे कई घंटों की विफल खोज के बाद घीसू गंगू को आश्वासन दे रहा था, मुझे कौन काम सिखाने आया था? सभी गलियों में ही सीखते हैं। मरेगा नहीं, घीसू का बेटा है, कभी न कभी तुझे मिलने आ जाएगा। घीसू का उद्गिन मन जहाँ बेटे के यूं चले जाने पर व्याकुल था, वहाँ इस दारुण सत्य को भी न भूल सकता था कि अब झोपड़े में 2 आदमी होंगे और बरसात काटने तक और गंगू की गोद में नया जीव आ जाने तक झोपड़ा शायद सलामत खड़ा रह सकेगा। गंगू झोपड़े की बलिशत भरी ऊंची छत को ताकते हुए चुपचाप लेटी रही। उसी वक्त गंगू के पेट में उसके दूसरे बच्चे ने करवट ली, जैसे संसार का नवा आगंतुक संसार का द्वार खटखटाने लगा हो। और गंगू ने सोचा, यह क्यों जन्म लेने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। गंगू का हाथ कभी पेट के चपल बच्चे को सहलाता, कभी आंखों से आंसू पोंछने लगता। आकाश पर बरसात के बादलों से खेलती हुई चांद की किरणों के नीचे नए मकानों की बस्ती झिलमिला रही थी। दिल्ली फिर बस रही थी और उसका प्रसार दिल्ली के बढ़ते गौरव को 4 चांद लगा रहा था।